हरि सिंह मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय लालसोट। इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का शीत युद्ध अध्याय में से शीत युद्ध के चरणों में चतुर्थ चरण के बारे में व्याख्यान देंगे। शीत युद्ध के 3 चरणों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि क्यूबा संकट से पहले का जो चरण है तीसरा चरण कहलाता है, जिसमें कि दोनों महाशक्तियों के मध्य में तनाव के अनेक अवसर आए, लेकिन शीत युद्ध गर्म युद्ध में परिवर्तित होने के कगार पर जो पहुंचा वो ये चतुर्थ चरण उसमें एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि शीत युद्ध में यदि हमें बदलाव या शीत युद्ध का जो मिड पॉइंट है वो देखना हो तो चतुर्थ चरण उसमें महत्वपूर्ण कारक है। चतुर्थ चरण बच्चों 1959 से 1962 के काल को चतुर्थ चरण में सम्मिलित किया जाता है और चतुर्थ चरण की कुछ घटनाएं हैं जिनका जिक्र करेंगे, जिनसे दोनों महाशक्तियां हैं उनमें जो तनाव है वो चरम पर पहुंच गया। सबसे पहला जो घटना है वो शीत युद्ध में ऐसा लग रहा था कि शीत युद्ध में कटाव हो रहा है या शीत युद्ध में बर्फ पिघल रही है या शीत युद्ध है वो कमज़ोर पड़ रहा है, ऐसा हमें लगने लगा जब खुर्शचेव ने अमेरिका की यात्रा 1959 में की। और 1959 में खुर्शचेव की जो यात्रा है वहाँ पर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में यात्रा हुई उसको कैंप डेविड भावना का नाम दिया जाता है। स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड भावना इसी को कहते हैं, जिसमें खुर्शचेव ने अमेरिकी यात्रा करके और विश्व को ये संदेश दिया कि दोनों महाशक्तियाँ शांति के साथ विकास चाहती हैं। लेकिन यात्रा के तुरंत बाद कुछ ऐसे घटनाक्रम घटे जिनसे कि शीत युद्ध में पुनः तेजी आई। उनमें सबसे प्रमुख जो चीज़ थी वो थी U-2 विमान कांड। जैसा कि कैंप डेविड भावना में ये तय किया गया कि 16 मई को महाशक्तियाँ पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित करेंगी, जिसमें कि विश्व का जो विभिन्न मुद्दे हैं उन पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की जा सके। लेकिन उससे पहले एक घटना ने इस सब पर पानी फेर दिया, वो थी U-2 विमान कांड। U-2 वास्तव में एक अमरीकी जासूसी जहाज़ था जिसको सोवियत सेनाओं ने मार गिराया था। सोवियत सेनाओं के मार गिराने से का प्रभाव ये रहा कि अमेरिका एकदम सोवियत संघ के इस कदम से नाराज़ हो गया और नाराज़गी इस कदर बढ़ी कि अमेरिका सोवियत संघ से सार्वजनिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर माफ़ी मांगने की मांग करने लगा और सोवियत संघ ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी पेरिस सम्मेलन में, उसकी भावना पर पानी फिर गया U-2 विमान कांड के कारण। इसी क्रम में चतुर्थ चरण में प्रमुख घटना है आइजनहावर के स्थान पर JF कैनेडी का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना और उन्होंने सोवियत संघ को सहयोग का आश्वासन दिया। लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण बदलाव या शीत युद्ध में जो चरम बिंदु है वो क्यूबा संकट से आया। चूँकि हम जानते हैं, हमने तीसरे चरण में जब पढ़ा तो उसमें देखा कि 1958 में साम्यवाद की स्थापना क्यूबा में हुई और 22 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ ने क्यूबा की नाकेबंदी कर दी।
चूँकि क्यूबा अमेरिका के बिल्कुल 90 मील पर स्थित है, और 90 मील पर स्थित कोई साम्यवादी देश यदि अमेरिका के पास हो तो इसका मतलब शीत युद्ध अमेरिकी महाद्वीप में उसका एक केंद्र बनना है, और अमेरिका ये कभी भी नहीं चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने सोवियत संघ को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अमेरिकी महाद्वीप में किसी भी प्रकार के संवाद स्थापित करने का प्रयास या सहयोग देने का प्रयास अमेरिका के पर ही प्रत्यक्ष रूप से आक्रामक कार्रवाई मानी जाएगी, और अमेरिका प्रत्येक साधन से, प्रत्येक प्रकार से उसका प्रत्युत्तर देगा। फलतः क्यूबा में मिसाइल तैनात करने के लिए जो सोवियत जहाज़ थे जो रवाना कर दिए गए, सोवियत संघ को वापस लेने पड़े। यदि सोवियत संघ उनको वापस लेने का फैसला नहीं करता तो हम देखते कि दोनों महाशक्तियां हैं वो आमने सामने होती, और विश्व पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा, जो कि बहुत भयानक होता है चूँकि इसमें परमाणु युद्ध की संभावना पूर्ण रूप से थी। इसीलिए दोनों महाशक्तियों ने समझदारी से काम लिया, और सोवियत संघ ने अपने जो मिसाइल ले जाने वाले जहाज़ थे उनको वापस बुला लिया। इसीलिए दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से सोवियत संघ के इस कार्रवाई से बच गई, अन्यथा विश्व को तीसरे विश्व युद्ध देखना पड़ जाता 1945 से और 1962 के बीच में ही ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई क्यूबा संकट के कारण। क्यूबा संकट के कारण जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो ये था कि शीत युद्ध पतनोन्मुखी हो गया। अर्थात यह प्रश्न उठा कि महाशक्तियाँ वैचारिक आधार पर ही लड़ने के लिए तैयार है, प्रत्यक्ष युद्ध में महाशक्तियों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तीसरी दुनिया में शक्ति प्रदर्शन और अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए वो विश्व को लड़ा सकती है, आमने सामने नहीं लड़ेंगी। इसीलिए माओ से-तुंग ने सोवियत संघ को या खुर्शचेव को कागजी शेर कहा, और यहीं से पेपर टाइगर थ्योरी माओ से-तुंग ने दी, जिसका मतलब था कि उन्होंने कहा कि महाशक्तियाँ शेर जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन वो कागज़ के गोले ही छोड़ती है और वास्तव में युद्ध में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए महाशक्तियों को उन्होंने कागजी शेर कहा। यहीं से सोवियत संघ और चीन में जो एकजुटता थी या साम्यवादिक गुट है उसमें बिखराव पैदा हो गया, आपस में अविश्वास पैदा हो गया कि चीन ने खुले रूप में सोवियत संघ की आलोचना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट कर दी थी। साथ ही खुर्शचेव को माओ से-तुंग ने संशोधनवादी भी कहा, क्योंकि वह जो साम्यवाद है उसके अंतर्राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं करता। साम्यवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सोवियत संघ को नेता मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह केवल साम्यवाद अपने देश में ही मजबूत करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। इस प्रकार क्यूबा संकट से साम्यवाद की जो एकता थी उसमें दरार हमें दिखाई देती है। इसका महत्वपूर्ण परिणाम जो शीत युद्ध के अगले चरणों में हम देखेंगे वो दीता के रूप में है, दिदांत जिसको कहते हैं, यानी शीत युद्ध पर बर्फ़ पड़ जाती है या शीत युद्ध का पतन स्टार्ट हो जाता है, जिसे फ्रांसीसी शब्द दिदांत नाम दिया जाता है। तनाव शिथिल जो हम अगले वीडियो में उसका जिक्र करेंगे कि तनाव शिथिल की स्थिति शीत युद्ध में किस प्रकार से शीत युद्ध के आगे की रणनीतियाँ और घटना